सभी बच्चों को राधे राधे। और बढ़िया हो ना सब? बढ़िया ही रहने चाहिए। क्लियर? और दिमाग पूरा तरीके से फ्री है? हाँ तो चलिए फ्री रखा करो सब पूरे दिमाग को। देखिए मैंने तुमको पिछली वीडियो में बताया था कि कार्नोट चक्र क्या होता है। बताया था नहीं बताया था कि कार्नोट चक्र में देखिए अपने पास वैसे 3 पार्ट होते हैं। एक तो अपने पास होता है ऊष्मा स्रोत, दूसरा होता है अपने पास कार्यकारी पदार्थ और तीसरा होता है अपने पास सिंक। मैंने इनकी तीनों के बारे में मैंने तुमको लिखा भी दिया था। क्लियर? अब अपने पास आती है कि कार्नोट चक्र की जो अपने पास कार्य विधि होती है वो क्या होती है। मैंने बताया था कि जो भी अपने पास जो कार्नोट चक्र है वो विभिन्न उत्क्रमणीय प्रक्रमों में से गुजरकर जो भी अपने पास विभिन्न प्रक्रमों से गुजरकर वो अपनी पुनः प्रारंभिक अवस्था तक आ जाती है, वही क्या कहलाता है अपने पास पूरा क्या कहलाता है? कार्नोट चक्र कहलाता है। मतलब जो भी कोई भी प्रारंभिक अवस्था है या कोई भी अवस्थाएं हैं उनको विभिन्न उत्क्रमणीय प्रक्रमों से गुजारने के पश्चात वो अपनी पुनः कौन सी अवस्था में आ जाती हैं? प्रारंभिक अवस्था में आ जाती हैं। ये पूरा का पूरा वर्क किसमें होता है? कार्नोट चक्र में होता है। क्लियर? देखिए जैसे अपने पास कोई भी अपन ने प्रारंभिक अवस्था ले ली ए और वो कहाँ तक गया बी, लेकिन वो पुनः अपनी कहाँ तक आ जाता है? प्रारंभिक अवस्था ए तक आ जाता है। ये तो उसकी अपने पास जो भी अपने पास कार्य विधि होती है वो कार्नोट चक्र की कार्य विधि होती है। मैंने तुमको बताया था कि अपन जो कार्नोट चक्र है उसको 4 चरणों में अपन पूरे को अपन ज्ञात कर सकते हैं। मैंने वो 4 जो बताए थे तुमको 4 भाग, वो क्या क्या बताए थे? समतापी प्रसार होता है एक होता है अपने पास रुद्धोष्म प्रसार, एक होता है समतापी संपीड़न और अपने पास चौथा होता है रुद्धोष्म संपीड़न। क्लियर? अपन इन 4 चरणों के द्वारा जो अपने पास कार्नोट चक्र द्वारा जो पूरा का पूरा किया गया कार्य है, कुल टोटल कितना कार्य करना पड़ता है कार्नोट चक्र में, उनका अपन वर्णन करेंगे। और इन जब अपन समतापी प्रसार का गुणांक निकाल लेंगे, रुद्धोष्म प्रसार निकाल लेंगे, समतापी संपीड़न निकाल लेंगे, रुद्धोष्म संपीड़न निकाल लेंगे, तो इन चारों से अपने पास किस किस के मान आ जाएंगे? W1 का, W2 का, W3 का और W4 का। क्लियर? इन सभी का मान निकालकर अपन कुल टोटल जब वर्क निकालेंगे तो W बराबर कितना हो जाता है? W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4। सभी के मान W1, W2, W3, W4 के मान रखकर जो कुल टोटल जो कार्य होता है उसको अपन निकाल लेते हैं। किसके द्वारा? कार्नोट चक्र द्वारा। कि कार्नोट चक्र द्वारा कुल टोटल किया गया कार्य कितना होता है। क्लियर? सबसे पहली बात आती है कि समतापी प्रसार क्या होता है। क्या होता है समतापी प्रसार? कि देखिए कोई भी अपने पास प्रसार है, देखिए जो अपने पास तो प्रारंभिक ताप था T1, क्या है? T1। तो अपने पास जो ताप T1 है वो कितनी ऊष्मा ग्रहण करता था? Q1 ऊष्मा ग्रहण करता था या नहीं करता था? मैंने तुमको पिछली वीडियो में बता दिया कि जो भी अपने पास T1 है जो स्रोत है, किससे डिनोट किया था? स्रोत को अपन किससे डिनोट करते हैं? T1 से। सिंक को किससे करते हैं? T2 से। और कार्यकारी पदार्थ को किससे डिनोट करते हैं? W से अपन डिनोट करते हैं। क्लियर? देखिए जब कोई अपने पास ताप जो भी अपने पास T1 है वो कितनी ऊष्मा ग्रहण करेगा? Q1 ऊष्मा ग्रहण करेगा। और Q1 ऊष्मा ग्रहण करने के पश्चात उसके आयतन में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। क्या हो जाती है? आयतन में वृद्धि हो जाती है। और जो समतापी प्रसार में जो गैस द्वारा जो किया गया कार्य है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्या कहते हैं कि समतापी प्रसार में जो गैस द्वारा किया गया जो कार्य है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। उसका परिवर्तन कैसा रहता है? शून्य रहता है। क्लियर? और ये भी कह सकते हो कि समतापी प्रसार में किया गया कार्य और गैस द्वारा किया गया कार्य, वो गैस द्वारा ग्रहण की गई ऊष्मा किसके बराबर होती है? कार्य के बराबर। दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अर्थात W1 बराबर Q। क्लियर? कि क्या हो गया कि समतापी प्रसार द्वारा किया गया कार्य और गैस द्वारा ग्रहण की गई ऊष्मा क्या होते हैं? दोनों बराबर होते हैं। किसमें? समतापी प्रसार। क्लियर है सबको? चलिए लिखिए, इसमें हेडिंग डालिए मैंने कार्य विधि लिखा दी थी और उसके बाद लिखना है पहला समतापी प्रसार। समतापी प्रसार इसमें लिखिए समतापी प्रसार और इसमें लिख लेना, यहाँ लिख लेना प्रथम प्रक्रम। प्रथम प्रक्रम
प्रथम प्रक्रम लिखकर और इसको कोष्ठक में बंद कर देना, समतापी प्रसार। लिखिए समतापी प्रसार, समतापी प्रसार AB प्राप्त करने के लिए, AB प्राप्त करने के लिए, समतापी प्रसार AB प्राप्त करने के लिए हम आदर्श गैस से, हम आदर्श गैस से भरे सिलेंडर को, आदर्श गैस से भरे सिलेंडर को, भरे सिलेंडर को अनंत ऊष्माधारिता, सिलेंडर को अनंत ऊष्माधारिता, अनंत ऊष्माधारिता के स्रोत के संपर्क में, स्रोत के संपर्क में रखते हैं, के स्रोत के संपर्क में रखते हैं। परिणामतः गैसीय निकाय स्रोत, परिणामतः गैसीय निकाय स्रोत में ताप T1 पर Q1 ऊष्मा ग्रहण करता है, Q1 ऊष्मा ग्रहण करता है, Q1 ऊष्मा ग्रहण करता है, जिसके कारण गैसीय निकाय के आयतन में वृद्धि होती है, गैसीय निकाय के आयतन में वृद्धि होती है। नीचे लिखिए चूंकि समतापी प्रसार में गैस की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन शून्य होता है, अतः ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम में समतापी प्रसार में ग्रहण की गई ऊष्मा गैस द्वारा किए गए कार्य के बराबर होता है, गैस द्वारा किए गए कार्य के बराबर होता है।
देखिए मैंने बताया है कि समतापी प्रसार AB प्राप्त करने के लिए हम आदर्श गैस से भरे सिलेंडर को अनंत ऊष्माधारिता के स्रोत के संपर्क में रखते हैं। देखिए मैंने तुमको बताया था कि जब मैंने स्रोत के बारे में लिखाया था कि उसकी ऊष्माधारिता कैसी होती है, अनंत होती है, और सिंक की भी जो अपने पास ऊष्माधारिता होती है वो कैसी होती है, अनंत। तो इसलिए मैंने लिखाया है कि जब कोई आदर्श गैस से कोई भी भरा सिलेंडर है, अगर उसको हम अनंत ऊष्माधारिता के संपर्क में रखते हैं तो नए के जो निकाय है, गैसीय निकाय है, वो T1 ताप पर कितनी ऊष्मा ग्रहण करेगा, Q1 ऊष्मा ग्रहण करता है, जिसके कारण गैसीय निकाय के आयतन में क्या होती है, वृद्धि। ये तो मैंने तुमको शुरू में ही बता दिया था कि चूंकि समतापी प्रसार में गैस की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन कितना होता है, शून्य होता है, इसलिए ऊष्मा गति के प्रथम नियम से जो ग्रहण की गई ऊष्मा है वो किए गए कार्य के क्या होती है, बराबर होती है। क्लियर सबको? चले अब इसके लिए अपन निकालेंगे तो हम जानते हैं, नीचे लिख देना, इसलिए Q1 बराबर कितना होगा, W1 बराबर इंटीग्रेशन कहां से कहां तक है, A से B तक। ध्यान रखना कि समतापी प्रसार में कौन सी अवस्था से कहां तक चलेंगे, A से B तक। रुद्धोष्म प्रसार में कहां से कहां तक चलेंगे, B से C तक। समतापी संपीड़न में कहां तक चलेंगे, C से D तक, और रुद्धोष्म संपीड़न में चलेंगे D से A तक। क्लियर कि वो अपनी प्रारंभिक अवस्था तक आ गई ना, D से A तक, कि चारों चरणों में जाकर A से B, B से C से D और D से कहां आ गई, A पर। प्रारंभिक अवस्था में आया कि नहीं आया, आ गया ना, वो अपने पास कार्नोट चक्र का क्या होता है, पूर्ण चक्र होता है। तो अपन जब समतापी प्रसार ज्ञात करेंगे तो अवस्था कहां से कहां तक चलेंगे, A से B तक। जब दूसरा रुद्धोष्म प्रसार ज्ञात करेंगे तो कहां से कहां तक चलेंगे, B से C तक। और जब अपन समतापी संपीड़न ज्ञात करेंगे वो कहां से कहां तक चलेंगे, C से D तक। और रुद्धोष्म संपीड़न ज्ञात करेंगे तो कहां से कहां तक चलेंगे, D से A तक। क्लियर? तो यहां लिख दीजिए Q1 बराबर W1 बराबर A से B P इंटू DB। यहां लिख देना कोष्ठक में, चूंकि W बराबर अपने पास कितना होता है, Fx, और N P बराबर क्या हो गया, Fa। P बराबर कितना हो गया, Fa, तो दिस इंप्लाइज दैट W बराबर कितना हो गया, PAX। तो बराबर इसको मैं क्या लिख सकता हूं, PDV। देखिए W बराबर क्या होता है, Fx, कार्य किसके बराबर होता है, Fx के, एंड P बराबर मैंने क्या माना है, Fa। क्या माना है, Fa। अगर मैं P, जब F का मान यहां से निकालूंगा, किसका कितना निकल के आएगा, यहां से P बराबर Fa नहीं है, F अपॉन A। जब मैं यहां से F का मान निकालूंगा, क्या निकालूंगा, F का, तो F का मान जब मैं निकालूंगा, इसको वज्र गुणा करूंगा तो PA के बराबर आएगा या नहीं आएगा, आएगा। तो F बराबर कितना हो गया, PA। तो F का मान मैं इसमें रख दूंगा तो कितना हो जाएगा, W बराबर PA इंटू X हो गया, बराबर। जब PAX को मैंने क्या मान लिया है, P, और जो अपने पास X में जो परिवर्तन की दर है वो कितनी हो गई, DV। क्यों? क्योंकि उसमें आयतन में क्या हो रही थी, वृद्धि, इसलिए मैंने क्या लिख दिया, P इंटू D। क्लियर? चले तो अपने पास कितना आ जाएगा, नीचे लिख दिए ना यहां, यदि गैस का द्रव्यमान, एक मोल, यदि गैस का द्रव्यमान 1 मोल लें तो T1 केल्विन ताप पर PV बराबर कितना हो जाएगा, RT1। कितना हो जाएगा, PV बराबर कितना हो जाएगा, RT1। तो नीचे लिख देना Q1 बराबर कितना आ जाएगा, W1 इंटीग्रेशन A से B, और कितना आ गया अपने पास, P का मान कितना आ गया, RT1, V का भी मान कितना आ गया, RT1, तो कितना हो गया, PV RT1 इंटू DV, RT1 इंटू, और जब इसका करेंगे तो कितना आ जाएगा, DV अपॉन V। क्लियर? क्या माना है कि जो किया गया कार्य वो किसके बराबर है, ग्रहण की गई ऊष्मा के बराबर। तो Q1 बराबर W1 बराबर इंटीग्रेशन A से B इंटू क्या ले लिया, P इंटू DV। और हम जानते हैं कि W बराबर क्या होता है, Fx, और P बराबर क्या होता है, Fa। जब यहां से मैं F का मान निकालूंगा तो कितना हो जाएगा, PA, और F के मान को मैं किस में रख दूंगा, इसमें, तो कितना आ जाएगा, W बराबर PAX। और जब हमारे आयतन में वृद्धि हो रही थी तो क्या हो गया, प्रारंभिक मान में P इंटू D। क्लियर? अगर मैं गैस का द्रव्यमान क्या मान लूं, 1 मोल, तो T1 केल्विन पर उसका जो अपने पास PV बराबर होगा, कितना होगा,
भाई दाब और आयतन में परिवर्तन ही तो ज्ञात कर रहे थे। मैंने तुमको कार्नोट चक्र में यही तो बताया था कि दाब और आयतन में परिवर्तन को क्या करता है, वो दर्शाता है। यही तो बताया था कार्नोट चक्र में, पढ़ के देखना पिछला, कि मैंने बताया था कि दाब और आयतन में परिवर्तन को क्या करता है, दर्शाता है, या दाब और आयतन में अंतर को दर्शाता है, या दाब और आयतन में वृद्धि को दर्शाता है। तो पीवी बराबर कितना आ गया, RT1। एक मोल के लिए पीवी बराबर कितना होता है, RT1। तो अपने पास कितना हो गया, Q1 बराबर W1 इंटीग्रेशन अवस्था कहां से कहां तक है समतापी प्रसार में, A से B तक, इंटू RT1 इंटू, और जब अपन आयतन में परिवर्तन करेंगे तो dV अपन कितना आ जाएगा, V। उतारिए यहां तक। उतार लिया, चलिए। तो अपने पास कितना आ जाएगा बताइए, Q1 बराबर W1, RT1 को मैं बाहर ले लूंगा तो कितना हो जाएगा अपने पास, बराबर, ये बराबर में चलता आ रहा है ना, ये बराबर Q1 बराबर W1 बराबर कितना आ गया, RT1 log E। कहां से कहां तक है, A से B तक, तो कितना आ जाएगा, VB अपॉन VA। अब हम अपन एक मोल का ले रहे हैं तो कितना हो जाएगा, Q1 बराबर W1 बराबर कितना हो जाएगा, 2.303 RT1 log E VB अपॉन VA। तो अपने पास समतापी द्वारा ग्रहण की गई ऊष्मा या किया गया कार्य कितना आ गया, 2.303 RT1 log E VB अपॉन VA। ये मैंने 2.303 क्यों लिया, एक मोल जब आप उसको उसका द्रव्यमान मानेंगे तो इसके लिए कितना लिखते हैं अपन, एक मोल के लिए 2.303। क्लियर। ध्यान से देखा करो और ध्यान से पढ़ा करो और ध्यान से लिखा करो, अपना आप समझ में आ जाएगा कि ये चीज कहां से कहां तक आ रही है। मैं पहले बता देता हूं और फिर दोबारा भी मैं समझा देता हूं। अगर कोई भी कमी रह जाए तो मेरे को कमेंट्स बॉक्स में बता देना, मैं अगले वीडियो में उसको क्लियर कर दूंगा। क्लियर, चलिए उतारे जल्दी से। चलिए दूसरा डालिए इसमें, रुद्धोष्म प्रसार। अगला हेडिंग डालिए, रुद्धोष्म प्रसार। हेडिंग डालिए, दूसरा है अपने पास, यहाँ लिख देना द्वितीय प्रक्रम, द्वितीय प्रक्रम, और दूसरा लिख देना यहाँ पे द्वितीय प्रक्रम क्या लिया है, रुद्धोष्म प्रसार, रुद्धोष्म प्रसार, रुद्धोष्म प्रसार। देखिए मैं अपन इनको चारों को जब निकाल लूंगा और किया गया जो कुल टोटल कार्य है उसको निकाल लूंगा, तो उसके बाद मैं तुमको एक ग्राफ बना के बता दूंगा कि अवस्था A से B तक कैसे जाता है, B से C तक, C से D से D से A तक। क्लियर। अपन पहले इसके पूरे कार्य को निकाल लेते हैं, उसके बाद मैं आपको एक फिगर बनाकर पूरे को दोबारा से A से B, B से C, C से D और कौन कौन से प्रसार होता है, कौन कौन से संपीड़न होता है, उसको मैं लास्ट एंड में बता दूंगा। लिखिए इसमें, लिखिए अवस्था 20। अब देखिए
द्वितीय प्रक्रम लिया है, रुद्धोष्म प्रसार लिया है, तो इसमें अवस्था कहां से कहां तक चलेगी? बी से सी तक। समतापी प्रसार लिया था तो उसमें कहां से कहां तक चली थी? ए से बी तक। क्लियर? तो लिखिए लिखिए इसमें अवस्था बी से सी तक, अवस्था बी से सी तक पहुंचने, अवस्था बी से सी तक रुद्धोष्म अवस्था तक, रुद्धोष्म अवस्था बी से सी तक रुद्धोष्म प्रसार, अवस्था बी से सी तक रुद्धोष्म प्रसार प्राप्त करने के लिए, प्रसार प्राप्त करने के लिए, अवस्था बी से सी तक रुद्धोष्म प्रसार प्राप्त करने के लिए सिलेंडर को स्रोत से उठाकर पूर्णतः कुचालक स्टैंड पर रख देते हैं। परिणामतः गैसीय निकाय को बाहर से ऊष्मा का आदान प्रदान रुक जाता है। बाहर से ऊष्मा का आदान प्रदान रुक जाता है। इस स्थिति में गैस के ताप को कम करते हुए, गैस के ताप को कम करते हुए उसका प्रसार किया जाता है। लेकिन इस प्रक्रम में गैस के प्रसार के लिए आवश्यक ऊष्मा इसकी आंतरिक ऊर्जा से ली जाती है, जिसके कारण गैस का ताप C तक पहुँचते T2 केल्विन हो जाता है। T2 केल्विन हो जाता है। नीचे लिख देना, अतः
रुद्धोष्म प्रसार द्वारा किया गया कार्य, रुद्धोष्म प्रसार द्वारा किया गया कार्य। देखिए मैंने क्या बताया कि देखिए जब अपन प्रथम प्रक्रम लेंगे तो उसकी अवस्था कहां से कहां तक चलेगी, ए से बी तक, और जब अपन दूसरा रुद्धोष्म प्रसार लेंगे तो उसका बी से सी तक, तीसरा लेंगे तो सी से डी तक और डी से ए तक, चौथे में। क्लियर? तो मैंने तुमको बताया कि अवस्था बी से सी तक रुद्धोष्म प्रसार प्राप्त, रुद्धोष्म प्रसार ही तो प्राप्त कर रहे हैं अपन, अवस्था कहां से कहां तक, बी से सी तक के लिए सिलेंडर को स्रोत से उठाकर पूर्णतः कुचालक स्टैंड पर रख देते हैं। पहले तो कहां पर लिया था, सिलेंडर पर, लेकिन उस सिलेंडर को स्रोत से उठाकर कौन से पर रख देते हैं, मैंने तुमको पहले फिगर बनवाया था। कुचालक स्टैंड कैसा होता है, कुचालक, तो कुचालक स्टैंड पर रख देते हैं, तो परिणाम तक गैसीय निकाय को बाहर निकलने के लिए ऊष्मा का आदान प्रदान क्या हो जाता है, रुक जाता है। कब, जब अपन उसको जो सिलेंडर है उसको पूर्णतः जब कुचालक स्टैंड पर रखते हैं रुक जाता है। तो इस स्थिति में गैस के ताप को कम करते हुए उसका प्रसार किया जाता है। गैस का ताप क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, और जब उसका क्या करना पड़ेगा, प्रसार करना पड़ेगा। तो प्रसार करने के पश्चात क्या हो जाता है, इस प्रक्रम में गैस के प्रसार के लिए आवश्यक ऊष्मा इसकी कहां से ली जाती है, आंतरिक ऊर्जा से ली जाती है, जिससे वो अपने अवस्था सी तक पहुंचते पहुंचते उसका ताप कैसा हो जाता है, T2 केल्विन हो जाता है। क्लियर? कि पहली बात तो ये आती है कि समतापीय प्रसार में तो क्या होता था कि उसमें Q1 ऊष्मा ग्रहण की जाती थी T1 पर। क्लियर हो जाती नहीं, होता है Q1 ऊष्मा ग्रहण, और जो अपने पास जो उसकी गैस द्वारा किया गया कार्य था वो ग्रहण की गई ऊष्मा के क्या हो रहा था, बराबर हो रहा था। इसमें क्या होता है कि जब अपन इसको पूर्णतः गैस कुचालक स्टैंड पर रख देते हैं तो इसका ऊष्मा का क्या हो जाता है, आदान प्रदान रुक जाता है। इसलिए अपन को ऊष्मा ग्रहण करने के लिए किसका सहयोग लेना पड़ेगा, आंतरिक ऊर्जा का। जो गैसीय निकाय स्रोत है उसकी आंतरिक ऊर्जा का सहयोग लेना पड़ेगा। तो अपन गैसीय निकाय जो स्रोत होता है उससे अपन ऊर्जा ग्रहण कर लेते हैं। गैसीय निकाय आंतरिक ऊर्जा से क्या ग्रहण कर लेते हैं, ऊष्मा ग्रहण कर लेते हैं, और ऊष्मा ग्रहण करने के पश्चात जब वो अवस्था सी तक पहुंचते पहुंचते उसका ताप कितना हो जाता है, T2 केल्विन हो जाता है। क्लियर? अब इसके द्वारा जो किया गया कार्य है उसको अगली वीडियो में देखेंगे। क्लियर? चलिए सभी बच्चों को राधे राधे।